सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा रविवार को कलाना हलके के कांग्रेस विधायक नरेश चलवाल के आवास पर पहुंचे और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, कानून व्यवस्था और प्रदेश की राजनीतिक स्थिति सहित विभिन्न मुद्दों पर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि नीट पेपर लीक प्रकरण में केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे सकते हैं तो हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन आलोक वर्मा भी अपने कार्यकाल में पेपर लीक मामलों की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि एचपीएससी चेयरमैन के कार्यकाल में प्रदेश में सबसे अधिक पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं और एचपीएससी कार्यालय से करोड़ों रुपए की बरामदगी और इनसे जुड़ी भर्तियों में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंचाई है। सांसद ने कहा कि भाजपा सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। रोजगार के अवसर लगातार कम हुए हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। उन्होंने हरियाणा की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हाल ही में एक केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर कई घोषणाओं से यह संदेश गया कि मुख्यमंत्री की भूमिका कमज़ोर हुई है और आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है और हत्या, अपहरण तथा महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने हिसार एयरपोर्ट और जींद में शुरू की गई हाइड्रोजन ट्रेन का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने बड़े बड़े दावे किए लेकिन कई परियोजनाएं धरातल पर अपेक्षित रूप से आगे नहीं बढ़ सकी। उन्होंने कहा कि हिसार में यदि उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े संस्थान स्थापित किए जाते हैं तो इससे पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों को लाभ होगा। देखो जी, इसको इस रूप में हम ले रहे हैं कि ये देश के छात्रों और युवा शक्ति की जीत है और ये इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं है जैसा आप कह रहे हैं, उनसे ये इस्तीफा लिया गया है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि देश के लोगों ने, देश की जनता ने, देश की युवा शक्ति ने उन्हें बर्खास्त किया है मंत्री पद से, क्योंकि सरकार ने तो उनको बचाने के लिए सारे संभव प्रयास किए थे। सरकार नहीं चाहती थी इस्तीफा हो। सरकार ने तो ऐसी क्रूरता से बच्चों की आवाज दबाने के लिए पुलिस की कार्रवाई की जो आज तक के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जब ये बात पूरे देश के अंदर, देश का नौजवान निकला सड़कों पर और ये बात बिल्कुल सामने आ गई, सरकार के जो सिंहासन में बैठे हुए सिंहासन डोलने लगे और उनको समझ में आ गया कि आज तो ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन अगर एक दो दिन इस्तीफा नहीं हुआ तो ये प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। तब जाकर अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक कुर्सी का बलिदान देना का कार्य हुआ है। उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था नैतिकता के आधार पर इस्तीफा। देश के बच्चों का भविष्य चौपट करने का काम इन लोगों ने किया है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बच्चे पूरी दुनिया में दूसरे देशों में डंकी के रास्ते जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं। आज हिंदुस्तान में जॉब नहीं मिल रही। आज आईटी सेक्टर खत्म हो गया, मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गया इनकी सरकार में। और एक तरफ इतनी भयावह सबसे ज्यादा बेरोजगारी, दूसरी तरफ शिक्षा परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट। 12 साल में हर साल शिक्षा का बजट घटाने का काम किया गया जबकि बढ़ाना चाहिए। और पेपर लीक सरकार तो है ही। तो आज हम स्वागत करते हैं कि ये पहली हमारी जीत है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन साथ में हम ये भी मांग करते हैं दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई करी वो पता चले जिन उन अफसरों पर भी कार्रवाई हो, सरकार माफी भी मांगे देश के युवा से। जहां तक हरियाणा की बात है, ये हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जब इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का हो गया तो एचपीएससी चेयरमैन आलोक वर्मा का भी इस्तीफा होना चाहिए। हरियाणा में 20 पेपर लीक हुए हैं एचपीएससी चेयरमैन के कार्यकाल में, और जितने पेपर लीक हुए हैं जिनकी खबर नहीं भी आई उनके भी जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट में आपने देखा हरियाणा से बाहर के बच्चे ही लगे, हरियाणा के बच्चों को अवसर ही नहीं मिला। तो हम शुरू से कह रहे हैं पेपर लीक कहीं कराते हैं किसी और प्रदेशों में, ये हमारा आरोप है, ये हरियाणा के बच्चों का आरोप है। लगातार ये हो रहा है हरियाणा के अंदर। तो जब ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो ऐसे एचपीएससी चेयरमैन का भी इस्तीफा हो जिनके कार्यकाल में या तो नॉट फाउंड सुटेबल के अनुसार के हिसाब से पोस्टें खाली छोड़ी गई, खासतौर पर एससी वर्ग के और ओबीसी वर्ग के हमारे लगभग पोस्टें खाली छोड़ी गई हैं, या जो लगाए गए हैं वो हरियाणा से ज्यादा की तुलना में हरियाणा के बाहर के बच्चे लगे हैं। ऐसा काला कार्यकाल इस एचपीएससी चेयरमैन का रहा है। जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भी ले।
आपने देखा हरियाणा में तो इतनी ज्यादा पेपर लीक और पेपर ये घोटाले हुए हैं, पेपर लीक घोटाले, कि एचपीएससी और एसएससी में रेट लिस्ट पकड़ी गई है। जैसे परचून की दुकान पे होता है भाई चीनी इतने की और गुड़ इतने का, इस तरह की रेट लिस्ट पकड़ी गई कि भाई क्लर्क में इतने लाख का, एसडीओ में इतने लाख का, एचसीएस का पेपर आउट कराना हो तो इतना, रेट लिस्ट, और पैसे करोड़ों रुपए पकड़े गए, बरामद हुए दफ्तर के अंदर। तो ऐसे में जो रिजल्ट आए हैं उन पे कौन विश्वास करेगा? जो रिजल्ट भी आए हैं वो उन पे कौन विश्वास करेगा? मुख्यमंत्री ये सरकार खर्चा पर्चा सरकार है। भाजपा की सरकार खर्चा और पर्चा सरकार। खर्चा करो और पर्चा आउट कराओ, खर्चा करो और पर्चा आउट कराओ और वो बांटो और देश के करोड़ों और नौजवानों का, लाखों का भविष्य चौपट करो। ये खर्चा पर्चा सरकार नहीं चलेगी। जिसमें आप भी शामिल थे, सोनिया जी के नेतृत्व में बता रहे थे, प्रियंका गांधी जी थी, राहुल गांधी जी, आप सब शामिल थे। तो क्या लगता है कि इस प्रकार शांतिपूर्ण धरना ना देना भी आप विपक्ष की आवाज को दबाना मानते हैं? वो तो है ही, वो तो कोई इसमें विपक्ष की आवाज को दबाना और हर वर्ग की आवाज को दबाना ये सरकारी कार्यशैली। ये सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ चुकी है। उस तानाशाही का घमंड कम करने का काम देश के नौजवान पीढ़ी ने किया है। घमंड जब तक नहीं टूटेगा तानाशाही का, तब तक ये लड़ाई हम लड़ेंगे। आपने कोई पहला उदाहरण नहीं है। किसानों के साथ क्या हुआ आपने देखा, 750 किसानों की लाशें आई उन धरनों से। जंतर मंतर दिल्ली के अंदर एंटर नहीं करने दिया। संवाद होना चाहिए लोकतंत्र में, लोकतंत्र में बातचीत होनी चाहिए और समाधान होना चाहिए। मगर कोई भी वर्ग अपनी कोई जेन्युइन बात उठाना चाहता है तो उस वर्ग के बारे में सरकार कहती है अगर उनके खिलाफ कोई बात हो कि इनकी बात ही नहीं सुनेंगे। किसानों को अलाउ नहीं किया। आपने देखा बेटियां जब बैठी थी जंतर मंतर पे, उनको घसीटा गया। आपने वो भी देखा नजारा। आपने देखा विपक्ष के साथ क्या बर्ताव किया जाता है। आज से 2 महीने पहले मैंने नीट के इम्तिहान में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर मैं मुख्यमंत्री निवास पे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और एचपीएससी चेयरमैन के इस्तीफे, इन दोनों इस्तीफों को लेकर मुख्यमंत्री निवास पे जाके ज्ञापन देना चाहता था। कुरुक्षेत्र में मेरे को निशाने पे लिया गया। आपने देखा वहां पे पीछे एक पुलिस वाले की आवाज आ रही है कि इनकी छाती पे मारो, इसको मारो। ये नहीं होना चाहिए। अब ज्ञापन आपको नहीं लेना, किसी को भेज दो ज्ञापन ले लो, इतनी बात है ना। लेकिन इस सरकार में ये है कि अगर आज भी मैं एक और बता रहा हूं, मेरे पास रिपोर्ट है अभी मेरे फोन में, दिल्ली पुलिस, और कल हम ये बात उठाएंगे संसद में, दिल्ली पुलिस दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत से बच्चों का फोटो खिंचवा, जिनकी फोटो या वीडियो आई है, पूछताछ करने के लिए उन्हें घर भी पहुंचे आज भी कई कॉलेजों में। और इसमें जो दिल्ली पुलिस के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई ऐसे कॉलेज हैं जो है जहां पे लॉ सेंटर के बच्चों का पास पहुंची आज, जो मेरे पास मैं आपको लॉ सेंटर के पास पहुंची है, साउथ कैंपस के बच्चों के पास पहुंची है, रामजस के बच्चों के पास पहुंची है, हंसराज के बच्चों के पास, आज की बात है ये। तो ये क्या हो रहा है? तो यानी कि एक तो मैं समझता हूं कि बड़ा गलत रवैया है तानाशाही की। तो ये भी एक बात है जो हम उठाएंगे। एक और बात हम उठाएंगे, आपने देखा होगा बीजेपी नेताओं के को कोई गरिमा नहीं रही। कल हम संसद में उठाने जा रहे हैं, हमारे आदरणीय जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, और सतपाल ब्रह्मचारी जी हमारे सोनीपत से सांसद हैं, हम लोग सारे सांसद मिलकर उठाएंगे। आपने देखा होगा कि प्रजातंत्र में और संविधान में कहीं ना कहीं सभ्य भाषा का प्रयोग किया करना एक अच्छी बात मानी है, लेकिन बीजेपी के नेताओं के लिए कुछ लागू नहीं है। एक बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं जो है बीजेपी की सरकार में मंत्री भी रहे थे, बाद में हल्के से उन्होंने इस बार चुनाव लड़ा। आपका वो वीडियो वायरल भी है, आप सोशल मीडिया पे दोबारा से ओम प्रकाश धनखड़ की बात करें। हाँ, तो वो ओम प्रकाश धनखड़ उनका नाम है, वो बच्चों को गद्दार बता रहे और भी गाली दे रहे। आगे उन्होंने गाली भी दी है और भी बात कर रहे हैं। मतलब ये अलाउड नहीं है। देश की युवा पीढ़ी को कोई ऐसे राजनीतिक दल कैसे बता रहा है ये तो इसका तो मैं समझता हूँ माफी मांगनी चाहिए पूरी बीजेपी को जो उन्होंने कहा है। आप बताओ, अगर ये इस तरह से इससे 10% भी कोई दूसरी पार्टी बोल दो, सारी मीडिया
कोई उसके पीछे लगाते हैं। कैसी भाषा है। और एक और वीडियो आया है जो हमारे जो है मेरे ख्याल क्या उसका बीजेपी का एक आदमी है जो बहुत ही गंदा वीडियो है उसका। अपनी गाड़ी से की खिड़की से दो बच्चे हैं गाजियाबाद का। तो ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके क्या उदाहरण सेट करना चाह रहे हैं देश के सामने। ये इस कह रहे हैं कि तो कल ये हम उठाएंगे, 2 बातें उठाएंगे कल, आप ये भी लिख देना संसद में। हाँ आप आ जाओ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब के दौरे कर रहे हैं, वहाँ इलेक्शन है। मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि हम हरियाणा मॉडल पंजाब में भी लागू करेंगे। 24 फसलें हम एमएसपी पे किसानों को दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखो आप खुद सब समझदार हो, जो है क्या स्थिति है हरियाणा में। मुख्यमंत्री जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है जब वहां जाके कहते हैं कि कानून व्यवस्था पंजाब में खराब हो गई, आम आदमी में हम ठीक करेंगे। हरियाणा में तो करो पहले ठीक। क्या स्थिति हरियाणा में कानून व्यवस्था की, वहां जाके उदाहरण दे रहे थे मुख्यमंत्री जी, मैं देख रहा था। और हर क्षेत्र का तुलना आप करके देखो क्या स्थिति है हरियाणा में। हरियाणा का पता बिठा दिया बीजेपी ने, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबको पता है। और मुख्यमंत्री जी के हाथ में भी प्रदेश की पूरी कमान नहीं है, ये भी सबको पता है। हरियाणा मॉडल तो ये मॉडल है कि मुख्यमंत्री हरियाणा के ये कहते हैं केंद्रीय मंत्री से कि मैं दो सिपाही भी नहीं ट्रांसफर करा सकता, 2 मैं एम्प्लॉय भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। 2 ये बोला उन्होंने कि मैं 2 पीएन भी ट्रांसफर नहीं करा सकता। शायद उन्होंने सिपाही नहीं पीएन बोला। जो अठावले आए थे जो अपने केंद्रीय मंत्री, तो उनको कहा कि मैं 2 पीएन भी ट्रांसफर नहीं करा सकता। तो ये मॉडल हरियाणा का। मुख्यमंत्री तो प्रशासन मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री नहीं मान रहा। इनकी डोर कहीं दिल्ली में जुड़ी हुई है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं है, प्रदेश से कोई जवाबदेही नहीं है। और इसीलिए आज हरियाणा में हाहाकार हो रहा है। कानून व्यवस्था चौपट है, हर वर्ग सड़क पे है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, नशा बेइंतहा बढ़ रहा है, कोई उसपे कोई पूछताछ नहीं। विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा कब का। विकास तो कोई हरियाणा में विकास को लेकर तो कोई चर्चा ही नहीं। प्रधानमंत्री आए, तीसरी बार सरकार बना दी लोगों ने, या इन्होंने जैसे भी अपने साम दाम दंड भेद से चुनाव आयोग से किसी तरह मैनेजमेंट से सत्ता प्राप्ति कर ली। प्रधानमंत्री को देखे आते, एक पैसेंजर ट्रेन की को झंडी दिखाई, वो अगले दिन बंद हो गई। और मैं आपको ये भी बता दूं, जींद से और पूरे हरियाणा से दिल्ली जाने वाली ट्रेन कोविड के टाइम 33% ट्रेन कब बंद कर दी गई थी। जो डेली पैसेंजर ट्रेन है सारी पूरे हरियाणा से जो चलती हैं, पानीपत से जींद जो है रोहतक से, सारी जगह, वो आज तक नहीं चली। तो आप समझो जो चल रही थी पहले ट्रेन यूपीए सरकार के टाइम कांग्रेस के, वो उतनी ट्रेन भी नहीं चल रही। नई लाइन तो बिछाई नहीं इन्होंने, कोई नया तो काम कुछ किया नहीं, मगर इतना प्रचार कर दिया कि पता नहीं क्या भाई हाइड्रोजन क्या है पता नहीं। आपने देखा होगा अखबारों में जगह नहीं मिली कई दिन। तो ये एक बात मीडिया के लिए भी, युवा पीढ़ी ने मीडिया को भी आईना दिखाने का काम किया है। क्योंकि मीडिया ने, देश की मीडिया ने आंदोलन को दिखाया तक नहीं। और देश की मीडिया ने परसों रात तक किसी न्यूज चैनल ने छात्र शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया। ऊपर से आदेश ऐसे थे, बड़े बड़े चैनल्स हैं, मैं उनका नाम लूंगा तो आप लोगों को लगेगा, छात्र शब्द नहीं इस्तेमाल किया। वो यूं कहते रहे कि राजनीतिक दल के लोग लगे हुए हैं, कांग्रेस के लगे हुए हैं, सीजेपी के लगे हुए हैं, विदेशी ताकत लगी हुई है। उन्होंने ये नहीं कहा कि देश का युवा निकल गया, देश का छात्र निकल गया। उन्होंने युवा आंदोलन, छात्र आंदोलन भी नहीं कहा। इतने अपना दबाव में काम कर रहे हैं देश की मीडिया। और इसीलिए लोगों ने मीडिया छोड़कर लोग इंस्टाग्राम पे युवाओं की बात सुनी, और ये बात देश की सरकार के समझ में आ गई कि पांव के नीचे से जमीन निकल चुकी है। तब जाके ये इस्तीफा करवाया इन्होंने। लेकिन मैंने जैसे कहा कि केवल इस इस्तीफा से जवाबदेही समाप्त नहीं होगी, आगे हम लड़ाई लड़ेंगे। मगर देश की मीडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा ये एक पॉइंट है कि मीडिया समझे कि अब गोदी मीडिया नहीं चलेगी, अब सच्ची मीडिया चाहिए। सर, भाजपा की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं कि जो पेपर लीक है, घोटाले है, वो बताएं कौन सा हुआ। और
आज सबसे ज्वलनशील मुद्दा है आईआईटी का और ब्रह्मचारी जी के 3। हमने कहा था मुख्यमंत्री इतना कमजोर मुख्यमंत्री जो हमारी वकालत नहीं कर सके, हमारी हाइड्रोजन रेल का उद्घाटन करे, अच्छी बात है अगर चले तो। वो तो ऐसा उद्घाटन था जैसे अपना एरोड्रम का, अगले दिन तो चल हो गई एरोड्रम चला। अब हमारी डिमांड थी बड़ी, कितनी बड़ी और वाजिब डिमांड, आईआईटी बननी है, वो बजट में थी, एक आईआईटी बननी थी। हमने कहा कि हिसार में हजारों एकड़ जमीन है जो आप खुर्द बुर्द करना चाहते हो जीएलएफ की। हिसार की जनता चाहती है आईआईटी हिसार में बने। जींद की, रोहतक की, सोनीपत की, पानीपत की, कैथल की जनता चाहती थी हमारी जो कोच फैक्ट्री बननी थी उसकी घोषणा होती लाट जोड़ी में, हम स्वागत करते हैं, जो मंजूर हो चुकी थी। मंजूर होते। हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री जी कम से कम जींद के लिए एक ऐसा व्यापारिक प्रतिष्ठान, इंडस्ट्री की घोषणा कराओ। वो तो जब प्राइम मिनिस्टर आता थी, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, आपको याद होगा, सोनिया जी आई थी, उन्होंने खुद पूछा था सोनिया जी ने, ये है व्यवहारिक ज्ञान कि जींद के लिए हुड्डा जी क्या देना है, तो हुड्डा साहब ने कहा पोस्ट ग्रेजुएट वुमेन कॉलेज। जिन वुमेन्स के ऊपर 4 दिन पहले भयंकर अत्याचार हुए, कांग्रेस पार्टी ने जींद में वुमेन कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन पोस्ट ग्रेजुएट बनाया। हम चाहते थे कि एक इंडस्ट्री लगे, पैनासोनिक तैयार थी करने के लिए। हुड्डा साहब के समय में ये फैसला हुआ था कि जींद में मारुति हम लगवाएंगे, कोई डिमांड ही नहीं रखी। और पंजाब की आप बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था अशोक बाबू जैसे बड़ी आदमी भी ये कहेंगे मुख्यमंत्री उड़ जाके बोला अपना सौदा डूबया पड़ा से। मैं थोड़ा सैनी तो यार तुम मेरा अपना वकील बढ़िया था कि उस दिन कोई चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर कोई है, प्राइम मिनिस्टर है, डिमांड रखनी चाहिए थी कि नहीं, मांगी नहीं मांगी। तो हम चाहते हैं कि आईआईटी हिसार में बने। चलो किया, लेकिन जैसे खट्टर साहब ने किया, क्या वो किसी को, क्या वो जो खट्टर साहब ने किया, वो क्या किसी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ वो व्यवहार अच्छा था क्या? बिना मुख्यमंत्री जी के इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है जिसमें मुख्यमंत्री जी, यानी कि वो मुख्यमंत्री जी को खट्टर साहब ही नहीं मान रहे मुख्यमंत्री। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का अपमान सही नहीं है। इतना अपमान ये बड़ा भाई, इस बात का हमें दर्द है, इस बात का। मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, सहन नहीं करेंगे, उनको मुख्यमंत्री ना मानना और खुद बुला के फैसला कर देना। यहाँ पे वो हम सबको पता है कि सारी डोर खट्टर साहब के पास है। मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं अफसरों के बीच में बैठकर केंद्रीय मंत्री को कि मैं 2 पीएन भी नहीं बदल सकता, इतनी इनकी हालत है। लेकिन कम से कम दिखाने के लिए तो मान सम्मान देना चाहिए था, उनको बुला लेते वहां, फैसला आपने करना था। तो वैसे तो वो गलत है, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री है, उनको पावर देनी चाहिए। ये अपमान है, हरियाणा की जनता का अपमान है, छत्तीसगढ़ का अपमान है जो मुख्यमंत्री जी को इस तरह से व्यवहार किया जाता है।